इवनिंग प्राइम टाइम के अर्ली बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। अपने 4 सहयोगियों के साथ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश की आफत की भी। तो किस तरह से बाढ़ और बारिश ने आफत लाई है आधे हिंदुस्तान में, ये हम बताएंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपका कलेजा फट जाएगा, जहां कार बाइक को टक्कर मारने के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां एक कार बाइक को टक्कर मारने के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो दंग रह गया है। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। ये तमाम खबरें आपके सामने होंगी। वहीं झारखंड के अंकिता मर्डर केस की भी बात होगी, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री का अपडेट भी आपको देंगे। टाइम्स नाउ नवभारत से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कहा, ये सुनना भी बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। ये सारी खबरें वीडियो सबूतों के साथ होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। दुमका में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को जलाया जिंदा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी फरार। दुमका में मारी गई लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहे। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन भी अंतिम विदाई में शामिल हुए। अस्पताल में दम तोड़ने से पहले दुमका की बेटी का आखिरी बयान, कहा जैसे मैं मर रही हूं वैसे ही शाहरुख भी मरे। दुमका में बीजेपी की महिला मोर्चा ने आरोपी का पुतला जलाया। सरकार से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। दुमका की घटना पर पूरे झारखंड में प्रदर्शन करेगी विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ऐलान किया। दुमका में लड़की को जलाने के मामले में हंगामा जारी। प्रशासन ने हंगामा बढ़ते देख इलाके में धारा 144 लगाई। झारखंड के गवर्नर ने दुमका मामले पर संज्ञान लिया। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। दोनों को राजभवन समन किया गया। दुमका केस में महिला आयोग ने संज्ञान लिया। झारखंड डीजीपी को चिट्ठी लिखकर तय समय में निष्पक्ष जांच की मांग की। दुमका घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, कहा दुमका बेटी को बेहतर इलाज मिला होता तो आज वो जिंदा होती। सरकार चाहती तो अच्छा इलाज करवा सकती थी। दुमका घटना की जेडीयू ने निंदा की है। अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कांग्रेस से इस्तीफे पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। घर वालों को लगा हमारी जरूरत नहीं। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। कहा मैं मोदी को गलत समझता था, उन्होंने इंसानियत दिखाई। फोन पर आतंकी घटना की बात करते हुए भावुक हुए थे पीएम। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ वकार रसूल का गुलाम नबी आजाद पर बयान, कहा समय बताएगा कौन बीजेपी के साथ जाएगा। सब कुछ प्लान के तहत हुआ है, अचानक से कोई पार्टी नहीं बनाता। गुलाम नबी आजाद पर जयराम रमेश का ट्वीट, लिखा नबी ने कांग्रेस को बदनाम किया, आरोप लगाकर खुद को छोटा कर रहे हैं आजाद। नए अध्यक्ष के लिए चुनाव पर बोले जयराम रमेश, कहा पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी कर सकता है नॉमिनेशन। 19 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। आनंद शर्मा के सवाल उठाने वाली बात पर जयराम रमेश का जवाब, कहा यह बेकार की बातें हैं, बैठक में ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठाया गया। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने रखा विश्वास प्रस्ताव, कहा विश्वास मत का मतलब आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक मंत्री बिकाऊ नहीं। दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल, कहा आप विधायक का कट्टर ईमानदार हैं, मैं चैलेंज करता हूं एक भी विधायक तोड़कर दिखाओ। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, विपक्ष के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए किया गया मार्शल आउट। अमित पात्रा का केजरीवाल पर निशाना, कहा दिल्ली विधानसभा में आज के विश्वास प्रस्ताव का मकसद सिर्फ मीडिया में बने रहना, सरकार को कोई खतरा नहीं। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा ये खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में हैं। बीजेपी को का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी दिल्ली में बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही। केजरीवाल ने 500 स्कूलों का वादा किया था, आबकारी के बाद अब शिक्षा में घोटाला। बीजेपी ने कहा सीबीएसई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में 6133 क्लासरूम बनने थे, केजरीवाल सरकार ने 4027 क्लासरूम बनाए, वो भी आधे अधूरे। बीजेपी ने पूछा सवाल, का आम आदमी पार्टी सरकार 860 करोड़ के टेंडर दे चुकी है, 1300 करोड़ कैसे खर्च हो गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। कोलकाता में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा भी बैठक में हुए शामिल होंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के चिंतन शिविर पर सवाल उठाए, कहा यह मंथन है या सरकार गिराने का मंथन। शिविर में सिर्फ राजनीतिक चर्चा या कुछ और।
सीएम ममता बनर्जी के परिवार की संपत्ति को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स करेगी मामले की जांच। ममता बनर्जी का परिवार पर बेनामी संपत्ति के आरोपों पर बयान है। कहा, मैं और मेरे परिवार ने कोई संपत्ति नहीं बनाई, चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस कर लें। झारखंड के यूपीए विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर ने मिलने का वक्त नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अब्बास अंसारी की जमानत याचिका। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दायर की थी। ठाणे में सड़क पर गड्ढों के चलते ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरुग्राम में कार सवार ने बाइक को टक्कर मारने के बाद 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आरोपी ड्राइवर फरार। बिहार के गोपालगंज में एक बच्ची के साथ गैंगरेप। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम देते हुए बनाया वीडियो। पीड़ित परिवार को भी दी धमकी। एक आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में नाले में तैरती हुई मिली महिला की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बस्ती में पिता ने झूठी शान की खातिर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में मणिपुरम लोन बैंक में लूट। 5 नकाबपोश लुटेरे 15 किलो सोना और नकदी लेकर हुए फरार। गोल्डी बरार ने फिर से पंजाब के मंत्रियों को दी धमकी। जेल से बंद साथियों के साथ मारपीट पर सरकार को बड़ी वारदात करने की धमकी दी। देहरादून के डोईवाला में एक शख्स ने अपने पूरे परिवार की हत्या की। मां, पत्नी सहित 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा। मामले में छानबीन में लगी पुलिस। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के जन्मदिन पर सरेआम लहराए गए हथियार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी। विश्वनाथ कॉरिडोर में भरा पानी। यूपी के मैनपुरी में तालाब में डूबने से 2 बहनों समेत 3 बच्चों की मौत की खबर। तालाब में नहाने गए 5 बच्चे। कर्नाटक के तुमकुरू में सांसद और एक्टर जग्गेश के घर में घुसा बाढ़ का पानी। मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की। कर्नाटक के तुमकुरू जिले में कई हिस्सों में भारी बरसात की खबर। हुसैनपुर क्षेत्र में 22 से ज्यादा घर तबाह हुए। कर्नाटक के मांड्या में भारी बरसात के कारण हाईवे पर जलभराव की स्थिति। कई बस और गाड़ियां पानी में डूबी। स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रमदा फॉल में डूबे 7 लोगों में से एक महिला सुरक्षित। 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। सभी 6 शवों को पोस्टमार्टम के बाद सिंगरौली भेजा गया। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है। किशन प्रसाद और लाल बथानी के बीच पुल डूबा। जान जोखिम में डालकर अस्थायी पुल पार कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। उत्तरी इलाकों में गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आ रही है। जून से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। नौशेरा और चरसद्दा जिलों में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के कोहिस्तान में बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। कैमरे में कैद हुआ रेस्क्यू का वीडियो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विस्तार से देख लेते हैं कुछ खबरें। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बेहिस्साब बारिश से तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा के घाट कहां लापता हो गए, कोई पता ही नहीं चल पा रहा। प्रयागराज में हर गली मोहल्ला पानी में डूब चुका है। जल जमाव इतना ज्यादा है कि पैदल चलना नामुमकिन सा हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। गंगा के रौद्र रूप के चलते वरुणा में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आसपास रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। धर्मनगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी निचले रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हर गली मोहल्ला पानी में डूबा नजर आएगा। जल जमाव इतना ज्यादा है कि पैदल चलना नामुमकिन है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ अभी नाव की सुविधा उपलब्ध हुई, वो भी कभी समाजसेवी के जरिए आए हैं और प्रशासन कोई आदमी यहाँ पे आया नहीं अभी तक। समझ लीजिए ना यहाँ नाव की सुविधा है, किसी चीज की। पानी इतना गंदा है, उसकी वजह से लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। खाने पीने की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। सोंग नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
देहरादून में पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस दौरान राजपुर के काठ बंगला इलाके में एक घर की छत गिर गई। हादसे के चलते मलबे में 3 लोग दब गए। कर्नाटक के रामनगर में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की मुश्किलों के बारे में जानकारी भी ली। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं बाढ़ बारिश को लेकर वाराणसी से बड़ी खबर है। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाट पानी में डूबे नजर आते हैं और रिहायशी इलाकों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल बताया जा रहा है। गंगा की उफनाती लहरों से समूची काशी लड़ रही है। हर गुजरते पल के साथ गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और इसके साथ ही लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। और इन सब के बीच में टाइम्स नाउ भारत की टीम बाढ़ की एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। और इस वक्त हम वाराणसी के सामने घाट इलाके में मौजूद हैं और इस यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामने घाट जाने वाली रोड है और अब ये रोड पूरी तरीके से समंदर में, दरिया में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घुटनों भर पानी लगा हुआ है। ये हाल सड़कों का है। आप समझ सकते हैं कि मोहल्लों की क्या स्थिति रही होगी। मोहल्ले के मोहल्ले पूरी तरीके से डूब चुके हैं। गंगा के जितने भी तटवर्ती इलाके हैं उनमें गंगा का जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मारुति नगर के अलावा गायत्री नगर, जानकी नगर, रोहित नगर समेत लगभग आधा दर्जन से अधिक जो मोहल्ले हैं वो पूरे तरीके से पानी में तब्दील हो चुके हैं और लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं वो दिनों दिन और बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद, ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हो रही है फिलहाल, बाढ़ की स्थिति क्या है? दिक्कतें सर तो बाढ़ तो बढ़ ही रहा है। दिक्कतें हम लोगों को खाना पीना का और आने जाने का दिक्कत हो गया। काम धाम सब ब्लॉक हो चुका है। कुछ हम लोग को मदद सरकार से मिलनी चाहिए। यही हर साल होता है सर। पिछले ये तो हम देख रहे हैं सड़कों का हाल है, इसके अलावा कॉलोनियों की क्या स्थिति? कॉलोनी में सर तो पानी तो कमर भर है। जानकी नगर है, मारुति नगर है, कृष्णा नगर है, ये सब पानी तो एक तल्ला बिल्डिंग तक डूब गई है। मारुति नगर में बिल्डिंग तक डूब गई है। तो सामने घाट है। ये तो हम लोग अभी सुरक्षित हैं इधर सामने घाट में, लेकिन मारुति नगर ये सब डूब चुका है। तो निश्चित तौर पे जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो ये इलाके हैं लगभग जिनमें 1.5 से 2 दर्जन मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लगभग 5 से 8 लाख की जो आबादी है वो पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित हो चुकी है, बाढ़ में फंस चुकी है और अब वहाँ से लोगों को निकालने का क्रम जो है, रेस्क्यू करने का क्रम शुरू कर दिया गया है और उन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। फिलहाल हम और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इलाका है, जो ये सड़क है वो एक तरीके से रामनगर को सीधे लंका से जोड़ती है, लेकिन अब ये जो रोड है एक तरीके से वहाँ पर पानी में डूब चुकी है और जैसे और लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर अब यहाँ से आने जाने के लिए मजबूर है। और इन सब के बीच में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो दुकानें हैं, लगभग सभी दुकानें आसपास की जो या तो पानी में डूब चुकी हैं या तो वो फिर बंद करके वो जा चुके हैं। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 72 मीटर के आसपास जो जलस्तर है और फिलहाल गंगा के बारे में ये बताया जा रहा है कि प्रति घंटे लगभग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा बढ़ रही है और माना यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे तक जो ये सिलसिला है और जारी रह सकता है, क्योंकि राजस्थान के धौलपुर में जो पानी बांध से पानी छोड़ा गया है और माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में वो पानी बनारस आएगा तो और तबाही मचा सकता है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। वाराणसी के घाट और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हैं। कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों को अब डेंगू का डर भी सताने लगा है। लोगों की मांग है कि प्रशासन पानी कम होते ही दवाइयों का छिड़काव कराए ताकि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। इस वक्त हम वाराणसी के सामने घाट इलाके में मौजूद हैं और विडंबना ये है कि हर साल बारिश के मौसम में ये इलाका पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो जाता है। लगभग 5 से 8 लाख की आबादी जो है वो हमेशा पानी से घिरी हुई रहती है, लगभग 1.5 से 2 महीने। और इस साल भी कुछ वही सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस साल भी जो बाढ़ का मंजर है उसने लोगों को एक बार फिर से खौफजदा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ सड़कें बल्कि जो मोहल्ले हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो क्या कहा जाए, अब जो सामने घाट है वो बाढ़ के लिए फेमस हो गया है क्या? हाँ, सामने घाट फेमस हो गया है। हाँ।
हर साल क्या स्थिति होती है? हर साल तो यही स्थिति रहती है जो ये इस समय है। अमन भाई, ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी मौजूदा बाढ़ की, और क्या अगले 1 से 2 दिनों में आप लोगों को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हर साल कुछ ऐसी स्थिति, ऐसे ही तस्वीरें, ऐसा ही मंजर हम देखते हैं। देखिए, यह जो है कि हर साल ये सा मंजर 2 साल 3 साल पे आता रहता है। यहाँ पे जो रोडों पर है वो तो गलीमत है, लेकिन इसके पीछे जो कॉलोनियाँ अवैध रूप से बसी हुई हैं, जिसपे डीएम साहब ने आज पेपर में लिखा है कि मारुति नगर में ज़मीन का बिक्री बंद, वो सब अवैध तरीके से जो बसाए गए उन सब पे बहुत स्थिति, बहुत दर्दनाक स्थिति है। एक एक तल्ला मकाने डूबे पड़े हैं, उधर ना आने जाने का साधन है, लोग बीमार हैं तो उनको दवा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। वो बड़े बुजुर्ग बूढ़े जो है कि दवा के अभाव में कितने बीमार पड़े हैं। और इससे भयानक स्थिति तब होता है हर साल का बात है। पिछले बार भी पूरा सामने घाट, सिर गोवर्धनपुर, चित्तूपुर, हर घर के लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। इस बार जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि जैसे ही माँ गंगा का पानी पीछे जाए, सबसे पहले डेंगू का छिड़काव करे, यहाँ के गंगा किनारे क्षेत्रीय जनता को डेंगू पीड़ित होने से बचाने का कार्य करे। अगर समय से इस रोड को थोड़ा सा 1-1.5 फीट ऊंचा कर दिया जाए तो संभवतः इस तरीके के पानी जल जमा होने की स्थिति नहीं रहेगी। और अभी भाई साहब ने जो बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद की स्थिति बहुत भयावह होती है, तो बिल्कुल सत्य है। पिछले साल भी इसी तरीके का मंजर था और बहुत सारे लोग डेंगू के शिकार हुए थे। तो जितना जल्दी हो सके बाढ़ का पानी ख़त्म हो तो साथ ही साथ डेंगू का छिड़काव किया जाए। और यहाँ जो चीज़ आपको दिख रहा है ये तो उसका भी नाम मात्र है। आप पीछे जाइए जहाँ नाव अभी जहाँ उतारी जा चुकी है मारुति नगर में, वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। 1-1 तला मकान ज़मीन में पानी से दबे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि अब बाकायदे डीएम ने भी उन इलाकों में ये कह दिया है कि अब उन इलाकों में ज़मीन की खरीद और बिक्री नहीं होगी, क्योंकि हर साल, एक साल नहीं बल्कि हर साल कुछ इसी तरह की जो बाढ़ की विपदा है वो जो ये इलाके हैं झेलने के लिए मजबूर होते हैं। और शायद यही कारण कि अब जिला प्रशासन भी एक तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रमदाहा वाटरफॉल में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पिकनिक मनाने आए 7 लोग डूब गए। लोग नहाने के लिए अंदर गए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। ये छत्तीसगढ़ का रमदाहा वाटरफॉल है जहां बड़ा हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश से पिकनिक मनाने आए 7 लोग इस वाटरफॉल में नहाने के लिए इतने नीचे उतर गए कि 4 लोग जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। बता दें कि 7 लोग अचानक पानी में डूब गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अभी भी लापता हैं, तो वहीं एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त आसपास कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने काफी मशक्कत से 2 लोगों को निकाल भी लिया था, लेकिन तब तक एक युवक की जान जा चुकी थी। अब बात केरल के कन्नूर की, जहां लैंडस्लाइड के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लैंडस्लाइड में 10 घरों के डूबने की खबर है, जबकि 2 युवक लापता हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के जरिए तबाही आई है। 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां गंगा उफान पर है। सभी घाट पानी में डूबे हुए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। केरल भी बेहिसाब बारिश से बेहाल है। इडुक्की में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने के काम में जुटी हुई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आधी रात में कुदरत का क्रूर तांडव, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। पानी के प्रहार को देखिए, कैसे तबाही मचाने पर आमादा है। आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राहत कर्मी कीचड़ और मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। तस्वीर केरल के इडुक्की जिले की है, जहां भारी बरसात से लैंडस्लाइड हुई। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक घर पूरी तरह से जमींदोज हुआ। पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसा रात के वक्त का है, जिसके चलते लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। वहीं देहरादून में भी कुदरत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। तबाही और बर्बादी की तस्वीर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट।
देहरादून में कुदरत का गुस्सा कम नहीं हो रहा। तबाही और बर्बादी की तस्वीर को देखिए। कुदरत के निशाने पर है सरखेज, जहां आसमान से फिर आफत बरसी है। पहाड़ों पर आफत की बारिश हुई, फिर देखिए कैसे मलबा और पानी ने तबाही मचाई। बड़े बड़े बोल्डर भी पानी के साथ नीचे सरकने लगे। जो भी पानी के सामने आए तिनके की तरह बह गया। प्रकृति की विनाश लीला को देखिए। कुदरत की कोप से कई घर सैलाब में बह गए। माल देवता से धनौल्टी चंबा मार्ग पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घरों में कीचड़ और मलबा भर आया है, जिसकी वजह से घरों में लोग फंस गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है। उधर चमोली में भी कई घरों में मलबा भर आया है। बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। सैलाब का शोर इतना डरावना है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में है और पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से राष्ट्र आपातकाल लगाया गया है। दुनिया से पाकिस्तान मदद मांगता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इस बार बारिश ने कहर मचा रखा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। इस साल जून से लेकर अब तक बाढ़ बारिश से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग जख्मी हैं। कुदरत की मार के चलते लोग बेघर भी हो गए। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार। जून से लेकर अब तक 1033 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाढ़ बारिश के चलते 1527 लोग जख्मी हैं। पिछले 24 घंटे में 119 की मौत और पिछले 24 घंटे में 71 लोग जख्मी हैं। पाकिस्तान के 110 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। बलोचिस्तान में 4 लोगों की मौत, गिलगिट बाल्टिस्तान में 6 की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में 31 की मौत, सिंध में 76 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत बाढ़ बारिश से बदतर हो चुकी है। बारिश के चलते 3451 किलोमीटर तक सड़कें टूट गई, बारिश के पानी के साथ बह गई। 149 पुल बारिश और बाढ़ के चलते ध्वस्त हो गए हैं। वहीं 170 दुकानें गिरने की जानकारी सामने आई है। 9.5 लाख के करीब घर तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान के कोहिस्तान जिले में नदी के तेज बहाव में फंसे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। ये युवक उफनती नदी के बहाव में फंस गया था। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स को बाहर निकाला और इस शख्स की जान बचाई जा सकी। पाकिस्तान में हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों को लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ा। आसमान से ली गई ये तस्वीरें बाढ़ बारिश से बने हालात को बयां करती हैं। आसमानी आफत से पाकिस्तान कराह रहा है। यहाँ कई प्रांतों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। कुदरत के कोहराम से पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। बाढ़ और बारिश से पाकिस्तान के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। लगभग आधा पाकिस्तान सैलाब में डूब चुका है। आसमानी आफत में करीब 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 1527 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के कई प्रांतों में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लाखों लोग बाढ़ से घिर चुके हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। यहाँ बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से लोग कांप रहे हैं। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़क तबाह हो चुकी है। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल अफगानिस्तान में भारी बारिश हो रही है और अफगानिस्तान से बहने वाली नदियों की वजह से पाकिस्तान में हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले से कंगाल पाकिस्तान कुदरत की मार से तड़प रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वक्फ बोर्ड। विवादित मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति का ये मामला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी। वक्फ बोर्ड ने मैदान को बताया अपनी संपत्ति। वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की दलील है, मैदान में पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। बोर्ड ने 1964 से ईद की नमाज का हवाला दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने मामला उचित बेंच के पास लगाने की ये बात कही है। ये बड़ी खबर मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूजा की जो अनुमति है देखिए वो दी थी। मैदान को वक्फ बोर्ड की ओर से अपनी संपत्ति जो है वो करार दे दिया गया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गौरव हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, विस्तार से थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, देखिए कर्नाटका के जो राज्य वक्फ बोर्ड है उसकी पोजीशन में एक ईदगाह का मैदान है जो कि बेंगलोर में है, और वहाँ पर कुछ लोगों ने पत्र लिखकर डिप्टी कमिश्नर को जो है मांग की थी कि वो वहाँ पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाना चाहते हैं। ये इस बात को लेकर जब इस मामले में याचिका डाली गई तो कोर्ट, जो बेंगलुरु कोर्ट है, उसकी जो सिंगल बेंच की जज थी, इस मामले में अनुमति देने से मना कर दिया था। उसके बाद डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजों की बेंच ने इस मामले में आदेश को सुधार करते हुए जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, उसको ये कहा था कि इस मामले में वो जो भी आदेश है वो पारित करे, यानी कि वहाँ पर पूजा करवाई जा सकती है। बेंगलुरु हाईकोर्ट के कर्नाटका हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने मेंशनिंग की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजाज़त दी गई ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने की, वो जो है सांप्रदायिक तनाव फैलाएगा। वैसे भी 1964 में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि ये संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की है, ना कि महानगर पालिका की। ऐसे में इस मामले में किसी अप्रोप्रिएट बेंच के पास इस मामले को लिस्ट किया जाए। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में देखिए पुष्टिकरण की बात जरूर सामने आने लगी है। इमरान हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। इमरान, 1964 से दलील दी जा रही है कि क्या ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है क्योंकि यहाँ सिर्फ नमाज अदा की जाती थी, और अगर ऐसा है तो फिर किस आधार पर हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि यहाँ पर गणेश स्थापना की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये मामला ताकि हिंदू ग्रुप्स ने क्लेम किया, कमिश्नर को दिया था कि मेमोरेंडम के यहाँ पर हिंदू फेस्टिविटीज के लिए भी परमिशन दिया जाए। वक्फ के बीच चलते हुए मामला विवादित रहा कि क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्या यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों डिक्लेयर किया कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर हाईकोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई पिटीशन है हिंदू ग्रुप्स की तरफ से कोई और फेस्टिविटीज की तो सरकार इसमें डिसीजन ले सकती है। इसको मामले को लेकर चैलेंज करते हुए वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका की है। कल सुनवाई है। कहा गया है वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से अगर गणेश चतुर्थी को परमिशन दिया गया तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। सरकार का कहना है कि वो परमिशन देंगे और यहाँ पर सीटी रवि जो जनरल सेक्रेटरी भाजपा के नवभारत से बात करते हुए कहा कि सरकार इसकी परमिशन देगी और बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी क्योंकि ये रेवेन्यू लैंड है। लेकिन इमरान, हाईकोर्ट की तरफ से आधार क्या है ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट अगर कह रही है कि गणेश चतुर्थी आप ये पूजा कर सकते हैं, वहां गणेश स्थापना हो सकती है, तो फिर वक्फ बोर्ड तो कह रहा है ये उनकी जमीन है, वहां नमाज अदा होती है, तो किस ग्राउंड पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या वो आधार थे, वो हम जानना चाहते हैं। जी की आधार इसलिए है कि सरकार ने दावा किया है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड है, ये वक्फ बोर्ड का लैंड नहीं है। और रेवेन्यू सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने किया कि जब एस.एम. कृष्णा कांग्रेस की सरकार ही थी तब इस लैंड को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लिया गया था। इसके आधार पर ये रेवेन्यू लैंड डिपार्टमेंट है और ये सरकार की जमीन है और सरकार की जमीन के होने के बावजूद सरकार पर पूरा हक बनता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, ये पर सरकार तय करेगी। इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और ये मामला उन्होंने हाईकोर्ट को भी साफ किया कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, क्योंकि उनके पास 1950 से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो प्रूव करती है कि वक्फ लैंड है और पिछले 40 साल से यहाँ पर कुछ और नहीं, सिर्फ ईदगाह नमाज हुई है। और इसी को चलते हुए उन्होंने दावा बनाया है और सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजे खटखटा है। कल सुनवाई है। सरकार ने भी कहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आएगा उसके बावजूद वो भी डिसीजन इस पर लेंगे। इमरान, कोर्ट में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। दोनों तरफ से लगातार इस मसले पर दलीलें दी जा रही हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम जनता के मन में, जनमानस के मन में एक सवाल है कि अगर नमाज से सौहार्द बना रहता है, नमाज अगर सौहार्द बनाए रखती है, तो फिर पूजा उस सौहार्द को कैसे भंग कर सकती है? ये आम जनता पूछ रही है सवाल।
जी बिल्कुल, ये सवाल जायज भी है और इस सवाल पे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। कई ग्रुप्स ने ऑलरेडी काफी प्रोटेस्ट किए हैं और कई हिंदू ग्रुप्स ने भी और वीएचपी ने भी इस पर ये किया है कि यहाँ पर पूजा होगी और कोई ताकत यहाँ पे रोक नहीं सकती। श्री राम सेना के मुतालिक ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर नमाज के लिए अलो कर सकती है गवर्नमेंट, तो हिंदू देव पूजा के लिए क्यों सरकार इस पर मना कर रही है। सरकार, खासकर भाजपा सरकार को इसको परमिशन देना चाहिए और सौहार्द के लिए दोनों कम्युनिटीज हो या कोई और कम्युनिटी हो, उसका भी उतना ही हक है जितना दूसरी कम्युनिटी का है। जी इमरान, आप बने रहिएगा हमारे साथ, गौरव भी जुड़े हुए हैं। इसी बीच बीजेपी नेता सीटी रवि की ओर से इस पूरे मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। ऐसा नहीं होगा। गणेश फेस्टिवल बहुत जबरदस्ती से हर जगह में होगा। कोर्ट न्याय दिया है, सभी कोर्ट का न्याय पालन करने का जरूरत है। हम भी पालन करेंगे, वक्फ बोर्ड भी पालन करेंगे। सर, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है इसको लेकर, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन करेगा, चिंता का विषय नहीं है। आप भी देखे गए, पक्का निर्णय हो जाएगा। बहुत जबरदस्ती से गणेश का प्रतिष्ठापन भी होगा। रवि को आपने सुना कि जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर गणेश चतुर्थी को लेकर ऐतराज जताए जाने पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इमरान लगातार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, वक्फ बोर्ड अपनी कागजात दिखा रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है हमारी जमीन है, लेकिन जरा इस मैदान के बारे में कुछ और बताइए। कहां पर स्थापित है? क्या सिर्फ यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी या फिर अन्य कार्यक्रमों की परमिशन दी जाती थी? अगर ऐसा है तो फिर गणेश चतुर्थी क्यों नहीं? जी बिल्कुल, ये चामराजपेट बेंगलुरु का इलाका है। यहाँ पर सिटी मार्केट से बिल्कुल करीब में है और चामराजपेट के इस ईदगाह मैदान पर काफी सालों से ईदगाह, वहाँ पे ईदगाह का भी आप देख सकते हैं दीवार है और वहाँ पर ईदगाह की नमाज हुई जाती थी। लेकिन इससे पहले कभी ऐसी डिमांड नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर 26 जनवरी और अगस्त 15 को वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हुआ जाता था और वहाँ पर प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए खेलने की जगह, इस पर बीबीएमपी ने डिक्लेयर किया था और वहाँ पर खेलने की अनुमति थी इससे पहले। लेकिन कुछ महीनों से कुछ ग्रुप्स ने इसको कुछ सवाल उठाया कि अगर ये स्थल गवर्नमेंट का है तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे इस पे कब्जा क्यों है, दूसरी कम्युनिटीज पर भी इसका हक होना चाहिए। उन्होंने मेमोरेंडम दिया था बीबीएमपी कमिश्नर और स्टेट सरकार को भी। इसके चलते सरकार ने रिव्यू किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कमेटी बिठाई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 4 मीटिंग्स के बाद उन्होंने फैसला लिया कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है। एसएम कृष्णा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब ये कल जब कोर्ट में पूरा मामला होगा, सुनवाई होती है, क्या कुछ होता है इस पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और गौरव, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम अहम जानकारी के साथ। सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली को गोवा में जहर देकर मारा गया? पुलिस की जांच में आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा सीएम की मुझसे बात हो चुकी थी। ऑलरेडी हरियाणा सीएम ने इस केस की इंक्वायरी के बारे में आज द डिटेल्स, आई एम गिवन हिम द डिटेल्स अबाउट दैट केस। जैसे मैंने बता दिया कि हमारे डीजीपी और पूरी टीम मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है 5 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मैंने उनके जो पीए से लेके रूम बॉय तक जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो सभी को अरेस्ट कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा कोई इस लिंक कहाँ पे भी होगी तो भी उनको अरेस्ट हम डेफिनेटली करेंगे। और जैसे कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स उनको भेज दी गई हैं और मुझे लगता है कि इस केस में जो इन्वॉल्व हैं उनको डेफिनेटली सज़ा हो जाएगी। फिर से इसके बाद भी समझो, जैसे कि हरियाणा सीएम ने कहा कि सीबीआई के पास देना चाहिए, समझो इफ़ दे रिक्वायर्ड उनको लगता है इसके करने के बाद सीबीआई को देना चाहिए, ऐसे लग रहा है समझो, तो हम देने के लिए हमारी कोई हर्जी नहीं है। और इसी के साथ ही हम सबके साथ 4 का फायर में बस इतना ही। आगे आप देखिए बड़ी बहस राष्ट्रवाद